तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 2 पेपर की, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। उसके चल रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन। अब इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। ये है हमारा चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। आप नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी। देखिए दोस्तों, क्षेत्रीय संबंध का जो सिद्धांत है उसको हम डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले पित्त और पदार्थ का सिद्धांत। देखिए, भारत के संविधान ने 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों की सीमा को विभाजित किया है। इट मीन्स के फेडरल सिस्टम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा। तो भारत के संविधान की सातवीं सूची के अनुसूची के माध्यम से होता है कि जो सरकार की शक्तियां हैं वो कुछ शक्तियां केंद्र में बंट जाएंगी और कुछ शक्तियां राज्यों के बीच में। चलिए भाई, 7वीं अनुसूची विषय वस्तु को निर्दिष्ट करती है और केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने की शक्ति को विभाजित करती है। सूची 1 या संघ सूची में ऐसे मामले शामिल है जहां केंद्र के पास कानून बनाने की शक्ति है, जैसे रक्षा, विदेशी मामले और मुद्रा। मतलब ये शक्ति जो है वो केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। देखिए, केंद्र ही जितने भी नोट होते हैं, जितनी भी मनी होती है, इसको सब केंद्र ही बनाता है। ठीक है, और रक्षा के लिए जैसे कि अभी देखिए केंद्र सरकार है कि जो अब मैं तुमको बता, जो दिल्ली दोस्तों हमारे निकट है, दिल्ली में जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार का हेड कौन होता है? गृह मंत्री। तो गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह के अंडर में ही दिल्ली पुलिस कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर रक्षा का मामला आ गया। विदेशी मामले भी, ठीक है, जो विदेशी मामले जितने भी होते हैं, किस देश के साथ में हमारी कौन सी संधि है, किससे कौन सा काम करना है, किसी के साथ में, ये सारे जो आते हैं वो दोस्तों आते हैं। ठीक है, एक केंद्र सरकार के पास। उसके बाद सूची 2 या राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जहां राज्य को कानून बनाने की शक्ति है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता। अब देखिए, केंद्र के पास 3 शक्ति थी, यहाँ पर राज्य के पास भी 3 शक्तियां। इसमें है सार्वजनिक व्यवस्था। इट मीन्स के जैसे हम कह सकते हैं जैसे कि ये अभी आपने देखे होंगे कि जो रोड होते हैं, रोड के आसपास में वो बने रहते हैं, रोड के आसपास में वो बने रहते हैं जो प्रतीक्षालय जो बने रहते हैं। ठीक है, एक बस स्टैंड होता है, वहाँ पर प्रतीक्षालय बना दिया जाता है। ठीक है, एक पक्की झोपड़ी के नुमा बना दिया जाता है जहाँ पर लोग बैठ कर के यात्री इंतजार करते हैं। तो उसको कह सकते हैं। पानी की व्यवस्था करना, जगह जगह पर पानी के वो करना, जैसे सरकारी नलें होती हैं जो लगती हैं, ये सभी किसके अंडर में आती हैं? राज्य के अंडर में आती हैं, सार्वजनिक संस्था में आती हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य और स्वच्छता, साफ सफाई। अभी देखो जितने भी अभी 2 वो चल गए हैं। ठीक है, एक गीला कूड़ा डालने वाला और एक सूखा कूड़ा डालने वाला। ठीक है, डस्टबिन लगा दिए गए हैं। तो ये भी किसने करवाए हैं? राज्य सरकार ने कराए हैं। केंद्र सरकार का इसमें कोई भी दायित्व नहीं है। उसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीजें हैं ये। ठीक है, चलिए आगे है सूची 3। देखिए, 7 में से 3 तीसरी सूची में कि या समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने की शक्तियां हैं, जैसे शिक्षा, वन और न्याय प्रशासन। अब देखिए, दोनों के पास में शक्तियां तीनों तीसरे इसमें दिया गया है कि दोनों एक साथ मिलकर के भी कानून बना सकते हैं। वो कानून कौन से हैं? ठीक है, वो शिक्षा के लिए कानून है, वन और न्याय प्रशासन के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, शिक्षा का जो है इसमें मैं बता दूं, ये जो दोस्तों जो स्कूल होते हैं ना प्राइमरी वाले, ठीक है, सरकारी स्कूल जिन्हें बोलते हैं, गांव में जो होते हैं, गांव में शहरों में भी होते हैं, तो सरकारी स्कूल जो होते हैं इनमें दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है, राज्य की और केंद्र की। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें अभी करंट में तकरीबन 60% जो हिस्सा है वो केंद्र का है और 40% जो है वो राज्य का है। इसमें जो प्राइमरी जो शिक्षा है, प्राइमरी जो स्कूल हैं, इनके जो खर्चा है, इनके जो टीचर्स की सैलरी है और मिड डे मील की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संभालती है मिलकर के। तो इसमें से 40% हिस्सा जो है वो देती है हमारी राज्य सरकार, मतलब कि मुख्यमंत्री जो होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, इनकी सरकार से आएगा। और आधा जो है
जो 60%, आधे से ज़्यादा 60% वो केंद्र से आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए, तो तीनों के बारे में आपको बता दिया, तीनों समवर्ती सूची के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यद्यपि उनके प्रभावों के क्षेत्र 7वीं अनुसूची में अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है कि क्या केंद्र या राज्य, जैसा भी मामला हो, दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। इस संघर्ष से निपटने के लिए भारत में अदालतों के कुछ हिस्से कुछ सिद्धांतों को विकसित किया है, और उनमें से एक है पित्त, किसी चीज का सार, और पदार्थ, किसी चीज का अनिवार्य हिस्सा। सदियों पुराना सिद्धांत है पित्त और सार। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी, हाँ, जैसे कि हमारा यूपी का बॉर्डर है दोस्तों, ठीक है, ये यूपी का बॉर्डर है, ठीक है, और आगे फिर यूपी के बाद में लग जाता है दिल्ली, ठीक है, तो गाजियाबाद तक तो यूपी का बॉर्डर है, और यूपी आगे लग जाता है दिल्ली का बॉर्डर। अब देखिए क्या होता है कि जो बॉर्डर की जो सीमाएं हैं, अब इनमें विवाद होता रहता है, ठीक है, कभी इधर की जो सरकारें हैं वो अपने एरिया को घटा बढ़ा लेती हैं, कभी वो अपने एरिया को घटा बढ़ा लेती हैं। तो ये इसी को बोलते हैं क्षेत्रिक का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? क्षेत्रिक का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, पित्त का सिद्धांत बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना है। लेकिन अब ये जो मामले हैं दोस्तों, ये सदियों पुराने हैं, ठीक है, सदियों पुराने हैं। ये मामले चलते रहते हैं, कभी 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ गया, कभी इधर घट गया, कभी उधर बढ़ गया, ठीक है, इस तरह से चलते रहते हैं। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं पित्त और पदार्थ की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, यह व्यापक रूप में माना जाता है कि मज्जा और पदार्थ के सिद्धांत की उत्पत्ति कनाडा में निहित है, और इसे वर्ष 1880 में कुशिंग बनाम डुप्यू नाम के एक मामले में पेश किया गया था। संविधान और 7वीं अनुसूची भारत में एक प्रसिद्ध सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ, और जो सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर बना। पित्त और पदार्थ का सिद्धांत क्या है? देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि अपने अपने क्षेत्रों में राज्य और संघ की विधायिकाओं को सर्वोच्च बनाया जाता है, और उन्हें दूसरे के लिए निर्धारित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हालांकि यदि राज्य और केंद्र में से एक दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण करता है, तो अदालत पित्त और पदार्थ के सिद्धांत को लागू। यदि सार अर्थात कानून का वास्तविक उद्देश्य विधायिका की क्षमता के भीतर एक विषय से संबंधित है, जिसने इसे अधिनियमित किया है, तो इसे इंट्रा वायर्स माना जाना चाहिए। हालांकि यह संयोगवश उन मामलों का अतिक्रमण कर सकता है जो विधायिका की क्षमता के भीतर नहीं है। ठीक है, चलिए अब पित्त और सार के सिद्धांत को मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है, ध्यान रखना। ये जो हिस्सा है ये तो है दिल्ली का, और ये है यूपी। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है। अब ये गांव जो आता है वो यूपी में आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इनमें से किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पर घर बना रखा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ का जो इस घर में जो मीटर लगा हुआ होगा वो यूपी सरकार के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ जो मीटर लगा हुआ होगा वो दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग होगा। इसकी बिजली माफ़ होगी, इसकी बिजली पर क्या आएगा? बिल आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इसका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है, इसका क्षेत्र यहाँ पर है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं विवादपूर्ण, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति ये कहेगा जो इसका घर यहाँ पर है, कभी मैं तो नहीं दूंगा जो बिल है, वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरा बिल तो इधर से आता है, मेरा बिल तो माफ़ है, उधर दूसरे वाले घर का इधर का क्यों? तो ये क्या करेगा, ये अगर इसने यहाँ से दिल्ली सरकार से लेकर के यहाँ पर मीटर लगवा लिया, हो जाते हैं ऐसे कांड, ठीक है, कोई नहीं, 5,000 रुपये दो, मीटर लग जाते हैं, मीटर लगवा लिया सपोज, तो इसके क्या होगा, इसकी बिजली जो माफ़ हो जाए क्योंकि दिल्ली सरकार का मीटर लगा हुआ। इसको देख देख करके सारे जो गांव के लोग हैं वो ऐसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूपी सरकार के मीटर यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं, इसके मीटर लग गए हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं, यहाँ से यहाँ पर कोई भी वो कर लेगा, ठीक है। तो अब यूपी सरकार इस पर केस करेगी गाँव पर कि तुम हमारे एरिया में आते हो, तुम उसको कैसे कर सकते हो। तो इस मामले को फिर क्या करेगा, इस संसद में जाएगा, ठीक है, वो सॉरी अदालत में जाएगा, तो अदालत में जा करके इसको देखा जाएगा और इसको करेंगे क्षेत्रिक का सिद्धांत, ठीक है, क्षेत्रिक सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। सार का सिद्धांत समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिवी काउंसिल ने इस सिद्धांत को प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ खुलना में लागू किया। इस मामले में राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 को इस विवाद के साथ चुनौती दी गई थी कि कानून के कुछ हिस्से प्रॉमिसरी नोट्स के संबंधित हैं, एक केंद्रीय विषय है। प्रिवी काउंसिल ने विवादित कानून की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट सार में था और मनी लेंडर्स और मनी लेंडिंग से संबंधित एक कानून था, एक राज्य का विषय, भले ही यह प्रॉमिसरी नोट एक केंद्रीय विषय था। बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा। देखिए बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह गलती से कस्टम फ्रंटियर एक केंद्रीय विषय है पर शराब के आयात और निर्यात पर अतिक्रमण करती है। अदालत ने विवादित कानून को सही ठहराते हुए घोषित किया कि अधिनियमित सार गर्भित है और राज्य का विषय है, भले ही यह संयोग से एक केंद्र का विषय अतिक्रमण करता है। देखिए अब इसका क्या मैं बता दूं आपको थोड़ा सा डिटेल में, इस मामले को उदाहरण दे करके मैं समझाता हूं। देखिए अभी क्या है कि बिहार में जो सपोज करो कि ये बिहार का क्षेत्र है, बिहार में शराब बंद है। क्या है? बिहार में शराब बंद है और बिहार के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ है कौन सा? यूपी जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस सीमा के इधर तो शराब बंद है और यहाँ पर शराब चालू है, तो अब क्या करें, यहाँ के कुछ लोग जाकर के यहाँ शराब बेच रहे हैं। ठीक है, शराब बेच रहे हैं, यहाँ पर उनको पुलिस में पकड़ लिया और पुलिस में पकड़ने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया। अब इधर की जो सरकार कह रही है वो कह रही है वो हमारे लोग जो है वो शराब बेच रहे हैं, वो कानूनी अपराध है, वो ठीक है मान लिया, लेकिन इसके बदले तुम यूपी सरकार उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब कि इसमें जाकर के शराब चल रही है, वो मतलब कि अगर वो शराब ऑलरेडी बहुत एरिया में फैल चुके हैं, यहाँ पर जा के बिक रही है, तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला, कुछ भी है वो छोड़ दिया। तो अभी सरकार क्या कह रही है, बिहार सरकार यूपी सरकार पर ट्रोल कर रही है, ये कह रही है कि तुम्हारी शराब हमारे राज्य में बिक रही है। ठीक है, तो अब यूपी कह रही है ये हमारा वो थोड़ी, हमारे राज्य में तो शराब चालू है, तुम्हारे में नहीं बिक रही है, तो हम क्या करें कि तुम्हारे ब्रांड की शराब आ रही है, हमने जो शराब पकड़ी है उस पर लिख रहा था यूपी। ठीक है, तो वो कह रहे क्या करें, हम तुम्हारे लिए नियम बदलें, तुम अपनी सीमा की चौकसी करो अच्छे से, तुम इस बात को देखो कि कोई तुम्हारे अंदर ना घुस पाए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से चले जाते हैं कैसे भी, या फिर खुद बिहार के लोग यहाँ से ले जा सकते हैं, तो इस कंडीशन में वो ये कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इसका मतलब कि खुद का तो संभाला नहीं जाता, दूसरों को गाली देना, मतलब बिहार में खुद तो देखा नहीं जाता, उसने शराब बंद कर दी, चलो सही है, लेकिन दूसरे लोग दूसरे शहर राज्य से ला कर लोग शराब पी रहे हैं, तो इसमें यूपी सरकार का क्या है, उनका तो नियम है, वो पियो, वो तो पीने के लिए दे रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों के कानून अलग अलग हो गए, तो हमें क्षेत्रीय का सिद्धांत है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर कानून कैसे बनेगा, ये वाली कंडीशन है, कैसे बने चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत। प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत मतलब कि क्षेत्र का जो है वो साठ गांठ वाला। अब इनमें कुछ ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ में वो विलय कर लेते हैं। कैसे? प्रादेशिक साठ गांठ का सिद्धांत कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून राज्य के भीतर लागू नहीं होते, यह तभी लागू होता है जब राज्य और वस्तु के बीच पर्याप्त साठ गांठ हो। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के दौरान लागू किया जा सकता है। जैसे, क्या किसी वस्तु किसी विशेष राज्य में अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन है, यदि अन्य अधिनियम की विषय वस्तु और कानून बनाने वाले राज्यों के बीच एक क्षेत्रीय संबंध है। टेरिटोरियल नेक्सस का सिद्धांत दर्शाता है, ये क्षेत्रीय सिद्धांत है टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है, का सिद्धांत दर्शाया कि जिस वस्तु पर कानून लागू होता है उसे राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय इसका राज्य के साथ पर्याप्त क्षेत्रीय सिद्धांत होना चाहिए। किसी राज्य किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी लेन देन पर न केवल तब कर लगा सकता है जब वह अपनी क्षेत्रीय सीमा के भीतर स्थित हो, बल्कि तब भी जब उसके साथ पर्याप्त और वास्तविक क्षेत्रीय संबंध हो। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट में यूपीएससी इसको तो छोड़ो,
हाँ, तो पर्याप्त और वास्तविक क्षेत्र हो, इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर दो राज्य हैं, एक राज्य यह है और एक राज्य इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर जो पेट्रोल है, ठीक है, वो 100 रुपये लीटर है और यहाँ पर 80 रुपये लीटर बिक रहा है, ठीक है। तो अब ये लोग कहेंगे बिल्कुल इससे जुड़े, ये लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से पेट्रोल भरवा के ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर से ये अगर यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर गेहूं का आटा 20 रुपये किलो है और यहाँ पर 30 रुपये किलो है, तो यहाँ के लोग इधर जाएंगे और यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। तो अब एक दूसरे के राज्य के जो नियम है वो एक दूसरे के जो लोग हैं राज्य के वो फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब दोनों सरकार ना इनसे मना कर सकती है लोगों से, ना इनसे मना कर सकती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ में वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साठ गांठ है भाई, चलो उनकी मिली भगत है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से पेट्रोल लेकर के 80 रुपये लेकर के यहाँ पे आ रहा है, आकर के इसको 100 रुपये में यहाँ पर बेचने लग जाएंगे लोग कि भाई ले लो हमसे 100 रुपये में, 90 में ले लो, 10 रुपये की बचत हो जाएगी। तो ये भैया कानून, ये केस बन जाए, ये क्षेत्र का सिद्धांत आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे के फिर पुलिस यहाँ पर लग जाएगी, वो एक दूसरे की चीज़ों को एक दूसरे के उधर नहीं ले जाने देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पित्त और पदार्थ के सिद्धांत का गठन करने वाले महत्वपूर्ण तत्व। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब 7वीं अनुसूची की सूची 1 की विषय वस्तु सूची 2 के विषय वस्तु के साथ संघर्ष में होती है। इस सिद्धांत को अपनाने के पीछे का कारण यह है कि अन्यथा हर कानून को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया जाएगा कि वह दूसरे क्षेत्र की विषय वस्तु पर अतिक्रमण कर रहा है। मतलब कि एक अभी जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 80 रुपये पेट्रोल है, यहाँ पर 100 रुपये पेट्रोल है, ठीक है। वो ये कह रहा है भाई साहब कि अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, इस सिद्धांत को बनाने का कानून ये है कि एक दूसरे क्षेत्र की विषय वस्तु पर अतिक्रमण करता है। मतलब कि यहाँ के लोग जो 80 रुपये का पेट्रोल खरीदते हैं और जो गेहूँ आटा था यहाँ 20 रुपये लीटर है, किलो है, और यहाँ पर 30 रुपये किलो है, तो ये लोग यहाँ से खरीदेंगे। तो एक राज्य दूसरे राज्य की वस्तुओं पर क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर जो मकान है वो 100 गज का मकान जो है वो 2 लाख रुपए में मिल जाता है और यहाँ पर 100 गज का मकान जो है वो 10 लाख रुपए का मिलता है। तो लोग सोचेंगे हमारे, अरे यहीं ले लेते हैं भाई भैया जितना 100 गज का प्लॉट यहाँ पर हम 10 लाख रुपए में लेंगे, उसमें 500 गज का प्लॉट आ जाएगा। तो एक दूसरे मतलब कि इस राज्य के लोग इस राज्य की चीज़ों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तब जा करके ये कंडीशन आएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है। सिद्धांत यह निर्धारित करने के लिए कानून की वास्तविक प्रकृति और पदार्थ की जांच करता है कि यह किस सूची से संबंधित है। यह इस बात पर विचार करता है कि क्या राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति है और किसी अन्य सूची से किसी विषय का वस्तु पर अतिक्रमण करता है या नहीं। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि जो यूपी सरकार है, हरियाणा सरकार है, ये जितनी भी सरकार थी, जो यहाँ पर जो दूसरे राज्यों के लोग आ करके रह रहे थे उन सबको नोटिस कर दिया था कि वो सभी राज्य छोड़ करके चले जाएं। दिल्ली सरकार थी, ठीक है, उसने वहाँ पर भी दिल्ली में मतलब कि दिल्ली में तकरीबन 70% लोग जो हैं वो दिल्ली के ही नहीं, 30% ही हैं जो मूल निवासी, बाकी सब लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि दिल्ली जो राज्य है भाई, दूसरे लोगों ने आकर वहाँ मकान बना लिए, तो वहाँ की चीज़ों को तो वो जो सरकार के द्वारा जो वहाँ पे जो मिल रही है सुविधा, उनको भी तो वो कर रहे हैं ना, उनको जो सुविधाएं मिल रही है उनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे की सांठगांठ हो सकते हैं। यूपी से बहुत सारे लोग तो दिल्ली सरकार कहती है तुम्हारे लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लोग तुम्हारे यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अभी जो कोरोना हुआ था उसमें यही कंडीशन थी, सब लोग अपने अपने राज्य के लिए भगा दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले FN बलसारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था और बरकरार रखा। सार और पदार्थ के सिद्धांत ने भारतीय संवैधानिक योजना को बहुत आवश्यक लचीलापन प्रदान किया, क्योंकि इस सिद्धांत के अभाव में हर दूसरा कानून अमान्य घोषित कर दिया गया होता है, क्योंकि यह संयोगवश दूसरे विधानमंडल के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है। अनुच्छेद 246 में उल्लेखित विधायिका की योग्यता से संबंधित मामले में इसकी प्रयोज्यता के अलावा पित्त और पदार्थ का सिद्धांत अनुच्छेद 254 से संबंधित मामलों में लागू होता है, जो संसद द्वारा बनाए गए नए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में प्रतिकूलता से संबंधित है।
राज्य विधानसभा, केंद्र और विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच विसंगति को की हल करने के लिए ऐसे मामलों में सिद्धांत कार्यरत होता है। निष्कर्ष, केंद्र और राज्य को बीच शक्तियों को स्पष्ट अलगाव के बावजूद यह काफी अपरिहार्य है कि कानूनों के अधिनियम के दौरान सहायक अतिक्रमण होना तय है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के अनुसार निर्धारित शक्तियां इतनी कठोर थी कि सार और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1949 में भारतीय संविधान के निर्माण के बाद शक्तियों का इस तरह आकस्मिक अतिक्रमण होता है तो अदालत सार और पदार्थ के सिद्धांत की सहायता से एक अधिनियम की वैधता तय करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सार और तत्व का हमारा सिद्धांत, जिसमें क्षेत्रीय संबंध भी था और सार और तत्व का सिद्धांत भी था। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लॉन्ग वाला। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष रूप में बता दूं, जो शक्तियों का जो बंटवारा होता है दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच को कौन कौन सी शक्तियां उनके वो होती हैं और कौन कौन सी एक दूसरे की सीमा से रिलेटेड होती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे की राज्य इन अपनी मतलब एक दूसरे राज्य की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र की पुलिस को ये सब कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पर व्याख्या इसकी कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर बोलेंगे कि लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जितने भी नए लोग आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, जय हिंद दोस्तों।